सो लास्ट क्लास हमने देखा कि जो इफेक्ट या टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस और नेट प्रॉफिट, हमने फॉर्मूला का हेल्प लिया था, राइट? थ्रू फॉर्मूला वी फाउंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट. नाउ विल गो अहेड एंड नाउ कम टू द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग फ्रंट में क्या प्रोसेस था हमारा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. रिकॉर्डिंग क्या था? जर्नल. क्लासिफाइंग ledgers. Summarizing was trial balance, and trial balance leads us to the financial statement. यानी कि ट्रायल बैलेंस इस चैप्टर में हर जगह गिवन होगा आपको, जहां जहां ये क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस फीडर है जिससे आप बना रहे होगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट यहाँ पे. ठीक है? सो ट्रायल बैलेंस वुड बी गिवन टू यू एंड यू नीड टू क्रिएट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आउट ऑफ इट. एज फार एज इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न, मैंने पहले भी कहा दो पार्ट में है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट वुड फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट. Trading account for a particular period. So trading account for the year ended, जो भी 31 मार्च 2019 या जो भी है आपका, तो आप ये एक पर्टिकुलर पीरियड का बना रहे हो, एक डेट का नहीं बना रहे हो कि आपको यहाँ पे डेट कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? सो दैट्स व्हाई दे आर नो. सो फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली वी नो कि जर्नल के बिना तो बनती नहीं ना कहानी. जर्नल होगा तभी तो लेजर बनेगा. है तो ये भी लेजर. तो इसके पीछे जो एंट्रीज होती है उसे हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज. इन दिस चैप्टर और द नेक्स्ट वन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास दिस एंट्री नॉर्मली इन एनी क्वेश्चन, बट जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें ये एंट्रीज हमें करनी पड़ती है. क्लोजिंग एंट्रीज आर ईयर एंड एंट्रीज. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो साल के एंड में ही होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि लेजर्स में मैंने कहा था कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो कभी बैलेंस नहीं होते. नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड इन लेजर्स. क्या होता है उनका? फिर उन अकाउंट को हम ट्रांसफर करते ईदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन वो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. ठीक है? तो हम बेसिकली क्लोजिंग एंट्री में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट है, मतलब एक्सपेंस लॉस, वो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में. उसको ट्रांसफर, जहां पे आप बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, जहां पे आप बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, वहां पे आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन. अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे. एंड फॉर एनी इनकम और गेन यू विल डायरेक्टली राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब एंट्री क्या बन जाएगी? ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे, एंड ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा. दैट इज योर फर्स्ट एंट्री. सो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंस. डेबिट टू द रेलेवेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो वन बाय वन आएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं. दैट इज योर फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री. सेकेंड होगा जितने इनकम अकाउंट है या इनकम एंड गेन्स अकाउंट है एक्सेप्ट सेल्स, सारे के सारे पीएनएल में ट्रांसफर होंगे. एंड राइट, सो दैट्स बेसिकली द इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट डेबिट टू ईदर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है? तो ये बेसिक क्लोजिंग एंट्री हो गई. ठीक है? ये आपकी बेसिक क्लोजिंग एंट्री है. नॉर्मली यू आर नॉट आस्क्ड, ये चीजें तुमसे पूछी नहीं जाती, बट इसके अलावा और भी क्लोजिंग एंट्री हो सकती है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईयर एंड में ही होती है, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड्स. ठीक है? इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे. अभी फिलहाल क्लोजिंग एंट्री में हमारे पास यही एंट्रीज हैं कि सिंपली सेइंग हमारे को सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स जो है वो ट्रांसफर करने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इज इट क्लियर? तो सिंपली सेइंग जो आपने बनाया था वहां पे
लेजर्स, उसी के बाद का इफेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। यानी कि जितने अकाउंट हम ट्रायल बैलेंस में लेके गए थे बाय द नेम ऑफ expense loss and income gain, they would be actually transferred to the trading and profit and loss account and depending on their nature. अब नेचर क्या है वो समझो। नेचर मतलब मैंने कहा कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट है, तो यहां तक हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट एक्सपेंस ही कंसिडर करते हैं। एंड जो दूसरे है हमें नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यूज करना पड़ता है। तो हम जब पीएनएल बनाएंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। तो लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले यहां पे लाते हैं हम टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस लेस परचेज रिटर्न्स एंड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो काइंड ऑफ फॉर्मूला का सारा खेल हम यहाँ पे लेके आए, ठीक है। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा ही लेके आए ना यहाँ पे, कि हम ओपनिंग स्टॉक ला रहे हैं तो साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है वो हम डेबिट कर रहे हैं एज ए एक्सपेंस यहाँ पे, उसे भी क्लोज कर रहे हैं। जो साल के स्टार्टिंग में था वो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड था, उसे हम क्लोज करते हैं ओपनिंग स्टॉक को। सो वी आर क्लोजिंग द ओपनिंग स्टॉक है। देन परचेज क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि परचेज को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो परचेज को क्लोज कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को क्लोज कर रहे हैं और एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओवर है सेल्स क्लोज होगी और उसके रिलेशन में जो सेल्स रिटर्न्स है वो माइनस होंगे। एंड लास्टली क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रिएट करना होगा अकाउंट, जिसकी जर्नल एंट्री हमने पढ़ रखी है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेजेस। ये एंट्री हमने क्लोजिंग स्टॉक की पढ़ी। क्लोजिंग स्टॉक एक यूनिक आइटम है जो ईयर एंड में ही डिसाइड हो सकता है एंड मोर ओवर इट डिपेंड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। क्लोजिंग स्टॉक कैसे डिटरमाइन होता है? हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग करते हैं to find out what value of asset we have on 31st March or 31st December, whatever be our closing date. And वो value होता है market value, मतलब cost और market value और net realizable value, whichever is low. मतलब जो आपने पैसे पे किए थे उसे खरीदने के लिए और आज की जो करंट वैल्यू है, इनमें से जो कम होगा उस वैल्यूएशन को हम लेते हैं। सो एक टोटल इंडिपेंडेंट फ्रेश वैल्यूएशन होती है उसकी, irrespective of the price you had paid earlier। मतलब अकाउंटिंग से कोई लेना देना ही नहीं होता। जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो पूरी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन है। दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक एक स्टॉक बैठ के चेक करते हो एंड उसका प्राइस लगाते हो और फिर जोड़ के बताते हो कि ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू पास दिस एंट्री फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी एंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं। So these are all in addition to the closing entry। ये सब हम closing date को पास कर रहे हैं, तो ये सब closing entries में add हो रही है। So that's basically closing stock account debit to trading account, that entry is also affecting है। अगर ध्यान से देखो, so what it is, it's basically the presentation of the formula कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और ये है आपकी नेट सेल्स। ये आपकी नेट सेल्स आ रही है, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा? सो द डिफरेंस वुड बी व्हाट? द डिफरेंस वुड बी ईदर द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस। समझ रहे हो? या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, डिपेंड ऑन विच साइड इज हायर, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि ये वाली साइड जो है ये हायर है, तो क्या आएगा? आपका प्रॉफिट साइड अगर हायर होता है तो आपकी जो अमाउंट आ रही है दैट इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये राइट ओवर हियर टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरेट डाउन, ठीक है, एज वी डू इन लेजर। बट वहां बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन लिखना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
एंड होप यू रिमेंबर दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मीनिंग वही है जो पीछे अभी फॉर्मूला में पढ़ के आया हुआ, जो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई थी हमने, वही है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है बात? और इन केस ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बेसिकली, और इधर दैट कुड बी व्हाट, लॉस, सो बाय ग्रॉस लॉस आ सकता है, उसे भी आप ग्रॉस लॉस सीडी दिखाओगे। सो इनमें से कोई एक होगा, दोनों तो होंगे नहीं, है ना? कोई एक ही कहानी होगी, या तो ये साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस होगा, राइट? एंड बट ऑब्वियस है कि क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट्स लिखते हो, डेबिट साइड में आप एक्सपेंस और लॉस लिखते हो। तो जो अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है मतलब आपके खर्चे ज्यादा है, और आपकी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी इनकम ज्यादा है। तो दैट इज बट ऑब्वियस कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बताया आपको, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया है, ठीक है, इसी को कंबाइंडली बना सकते हैं और ये बन जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम एक तो सिंगली बना सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसे कंबाइंडली बनाएंगे। सो दिस वुड बिकम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर डेट। ठीक है, सो बेसिकली इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे यहीं से, जैसे हम बैलेंस सीडी के बाद बीडी से स्टार्ट करते थे ना, तो जो ये नेक्स्ट स्टेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेज हो जाता है। एंड वी कैन स्टार्ट दिस विद क्रॉस पोस्टिंग दिस, मतलब ये इधर ले आओ या ये इधर ले आओ, डिपेंड ऑन प्रॉफिट है कि लॉस है। सो हम इसे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहां पे, और इधर टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन यहां पे। नीडलेस टू से कि यहां पर भी और है ही है, या तो ये होगा या ये होगा, यानी कि तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो ऊपर होगा वही यहां पे क्रॉस हो रहा होगा। ठीक है, नाउ हमने एक काम किया ट्रेडिंग अकाउंट में कि हम जो ग्रॉस प्रॉफिट रिलेटेड सारे आइटम्स थे वहां लेके बैठे थे, अब हम आएंगे और हम नेट प्रॉफिट रिलेटेड सारे आइटम लेके बैठ रहे हैं। दैट इज वी आर ट्राइंग टू बाइफिकेट द प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का रियल मीनिंग क्या है कि ओवर द काउंटर जो प्रॉफिट मैं सोचता हूं वो कितना है, और वो जो प्रॉफिट है वो दूसरे खर्चों को कितना कैसे कवर करेगा, वो अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी विल ट्रांसफर द अदर एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लेके आएंगे, जो बाकी के इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो लेके आएंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एनी एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो यहां नहीं आएंगे वो यहां आएंगे। सो द फॉर्मूला में हमने जो डिफाइन किया था वही काम अभी फिर कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको और फर्दर विद द टैग दैट इज इट इंक्लूड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। थोड़ा सा और इलाबरेट कर सकते हैं हम इसको। समझ में आ रही है बात कि ये बेसिक दो टाइप के खर्च होते हैं, बट हमारे को प्रैक्टिकल फ्रंट में यही सोचना बेटर होगा कि जो खर्चा डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, बिकॉज द लिस्ट इज एंडलेस, राइट? किसी भी इन्वायरमेंट में तीन टाइप के खर्चे हो सकते हैं, एक परचेज या फैक्ट्री के, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो परचेज या फैक्ट्री का खर्चा हमने ऊपर ले लिया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हम नीचे ले रहे हैं। बट हमारे लिए ये बाइफिकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज प्रैक्टिकल इज कंसर्न। हमारे लिए वही बाइफिकेशन ठीक है जो हमने फॉर्मूला में ली थी कि दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वी नो द लिस्ट ऑफ इट एंड वी नो द रीजन ऑफ इट, कि जो परचेज या मैन्युफैक्चर से रिलेट करता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके अलावा कोई भी खर्चा हो वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, एंड बट ऑब्वियस इनकम भी थी है, तो हम अदर इनकम यहां पे लेके आएंगे एंड वी नो व्हाट इज दिस, दैट्स अदर देन सेल्स, as this was other than डायरेक्ट एक्सपेंस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ के
जो खर्चे थे वो हम यहाँ लेके आ रहे थे. So indirect expenses basically other than direct expenses, जो हमारी पुरानी डेफिनेशन है. समझ में आ रही है बात? तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ फिर अदर इनकम ऐड करनी है. सो दिस वाज आवर फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम, दैट गिव्स यू द नेट प्रॉफिट और लॉस. तो जैसे ऊपर आपने टोटल किया वैसे ही यहां पे टोटल करोगे, ऑन द सेम लाइंस आप यहां पे टोटल करोगे. और अगर सपोजिटली ये साइड ज्यादा है, so the amount is basically a profit and that's called net profit. ठीक है, and this is net profit is transferred to capital account. ये लिखना होगा आपको. और you may write net profit carried down, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये net profit आप लिखोगे that is would ultimately be transferred to the capital account. क्योंकि ये हमारा पुराना खेल था जो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, that asset is equal to capital minus expenses and losses plus incomes and gains and plus liabilities. ये हमने पढ़ी थी ना. अब कहानी क्या करी हमने, ये जो काम है इसको अब हम यहां पे कह रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने किया था. दैट इज एक्सपेंस लॉस और इनकम एंड गेन्स को तो हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं एक दूसरे के सामने. ये क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली मैचिंग द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेट फिगर which is basically the net profit or maybe the net loss in case the debit side is higher. So net loss that would also be transferred to the capital account. ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे. सो कहानी स्टार्ट करी थी हमने एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन में, जिसका ये ब्रॉडर फॉर्म है. अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था कि हम एक्सपेंस लॉस एंड इनकम एंड गेन्स को लेके आए थे. सो वो जो डिफरेंस है उसका, वो जो एक्सपेंस लॉस और इनकम एंड गेन का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो बनाता है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और उसमें जो बच गया है दैट इज एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी. ये बनाएगा अभी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट. ठीक है, जो कि आप कहीं ना कहीं देख ही चुके हो अकाउंटिंग इक्वेशन में. बैलेंस शीट फॉर्मेट में हम बेसिकली एक तरफ लायबिलिटी और कैपिटल ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम एसेट्स ले रहे हैं. सो ये फॉर्मेट क्लियर है. So let's come to the next conclusion, that is अब हम बना चुके हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट. ठीक है, सो बैलेंस शीट फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके थे पहले ही. ठीक है, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे तो फॉर्मेट सो ये फॉर्मेट है बेसिकली बैलेंस शीट का, राइट. बैलेंस शीट इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन. सिंपली जो हम इक्वेशन बना के आए थे कि द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अब ये बड़े फॉर्म में प्रूव होगा. तो बट ऑलवेज दिस हैज टू मैच एट द एंड, राइट. इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं. एक है ऑर्डर ऑफ परमानेंस और एक है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. इसको हम मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं. ये थियोरी पे कभी कभी मिल जाता है आपको, दैट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. इसके दो ऑर्डर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हम सबसे लिक्विड फॉर्म में जो हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज है वो रखते हैं. लिक्विड मतलब जो करंट हमें पे करने या करंट हमें पैसे मिल जाएंगे. सो वी स्टार्ट विद करंट एसेट्स एंड देन एंड अप ऑन द मोस्ट फिक्स्ड एसेट्स.
सिमिलरली इस तरफ हम करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं और कैपिटल पे आके रुकते हैं. दूसरा ऑर्डर ऑफ परमानेंस विच इज अपोजिट टू इट, दैट इज वी पुट द मोस्ट फिक्स्ड थिंग्स एट द फर्स्ट. दैट इज हम करंट नॉन करंट एसेट इधर लिखेंगे, इधर पहले कैपिटल लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, फिर करंट लायबिलिटी लिखेंगे. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कौन आपके लिए सबसे एंड्योरिंग है, उसे हम परमानेंस ऑर्डर ऑफ परमानेंस कह रहे हैं. सो फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये वाला फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस. बट आपको एग्जाम सिनेरियो में कहीं ना कहीं ये फॉलो करना है, बट बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कह रहे होंगे आपके स्कूल वाले कि इसको फॉलो करो, बट एटलीस्ट मैं जितना दिखा रहा हूं उतना फॉलो करना होगा आपको. ठीक है. सो इस तरफ हम लिखते हैं बेसिकली कैपिटल, and this figure would obviously come from trial balance. In case there are drawings, they would be deducted from this figure directly. ठीक है. And if there are any profit or loss, that comes from the profit and loss account. So net profit or net loss, इसमें से जो भी होगा वो प्लस या माइनस होगा आपकी कैपिटल से, जो कि अभी हम वहां लिख के आए. That is the net profit or loss arising out of the profit and loss account would be added or deducted to the capital. हमने वहां लिखा है ना, it's transferred to the capital account. So जो भी net profit या loss होगा that would be transferred to the capital account. इसके अलावा there could be any kind of reserve or fund in case हमने profit distribute नहीं किया है या profit add नहीं किया capital में, rather अपने फ्यूचर इवेंचुअलिटीज के लिए अलग करके रखा है, तो दैट वुड कम इन फॉर्म ऑफ रिजर्व ऑफ फंड. क्योंकि ये नेट, ये जो प्रॉफिट है इसी से निकाल के बनता है. तो अगर आपने प्रॉफिट के फॉर्म में उसे ऐड ना करके अलग फॉर्म में रखा हुआ है, तो वो उसी साइड पे दिखेगा आपको, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट विच वॉज नॉट एडेड टू द कैपिटल, रादर केप्ट एज अ रिजर्व फॉर एनी फ्यूचर इवेंचुअलिटीज, है ना. तो ये रिजर्व या फंड कहते हैं. इसके बाद आएंगे हमारी लाइबिलिटीज और अदर लाइबिलिटीज जिसे हम कह लें, जिसमें आ सकता है द वर्ड बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो ऑन. और भी लिस्ट एंडलेस है. ऑब्वियसली यू नो व्हाट आर लाइबिलिटीज. तो ये वापस वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया था कि अब आपको 5 हेड्स का ज्ञान होना होगा, राइट वापस से, क्योंकि उन हेड्स के अंदर क्या आते हैं वही क्लासिफाई हो रहे हैं यहाँ पे. सो दिस साइड इज डन. देन यू हैव ओवर हियर नॉन करंट एसेट, सबसे पहली कैटेगरी. होप यू नो द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना. ये सारे एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट्स के हैं. तो वो 1 by 1 लिखोगे. एंड देन करंट एसेट्स, ये दूसरी कैटेगरी आएगी, जिसमें आती है आपकी वर्ड इन्वेंटरी और द वर्ड स्टॉक, देन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, और ये मैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लिख रहा हूं, एंड कैश इन हैंड. सो समहाउ यू हैव टू मेंटेन दिस, बट कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली मेंटेन करो. एंड आफ्टर दैट योर दिस बोथ साइड शुड मैच. इसके बाद ये दोनों साइडें मैच होनी चाहिए. समझ में आ रही है बात? सो ये जो मैच होने वाली बात है, यही बात सबसे खतरनाक है यहाँ पे. समझ रहे हो क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपने मैच कर लिया, ये मैच करने में थोड़ी सी आफतें आ सकती है. इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर से. ये चैप्टर तो सबसे प्यारा चैप्टर है. ठीक है. अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो आप लोग लिखो, फिर इसको करना आप स्क्रीनशॉट, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो. इसके बाद स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जरा इस पे. पहला पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में. अब ये बात को समझो कि मैंने कहा है आपको कि इसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा. जो क्वेश्चन है एक बार जाके देखो, बैक साइड में कोई भी क्वेश्चन निकाल के देख लो, जो 30 है, 31 है, या 20 जो एंड की तरफ है, उन क्वेश्चंस को जाके खोल के देखो. यू विल गेट दैट अ ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू यू. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रायल बैलेंस है कि आपको उन ट्रायल बैलेंस के आइटम उठा के
इन 2 या 3 बेसिकली स्टेटमेंट्स में डालने हैं, इधर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये बेसिक काम है इस पूरे चैप्टर में आपके पास, ठीक है ना। तो उसी पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं कि हाउ वुड यू हैंडल दैट। तो लिखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, items given inside the trial balance, items, first point, items given inside the trial balance will have only one effect, will have only one effect on either trading, P&L or balance sheet, on either trading, P&L or balance sheet, ठीक है। So basically items given inside the trial balance will go to only one place, that's either trading पे जाएगा या P&L पे जाएगा या बैलेंस शीट पे जाएगा, क्योंकि वो किसी ने एक ही एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है आपके, यानी कि या तो वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है या क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो वो किसी एक एस्पेक्ट को दिखा रहा है, इसलिए वो किसी एक अकाउंट पे हिट कर सकता है। So that's why it would go to one place only, depend on trading, P&L और balance sheet. Second point लिखो, assets, liabilities and capital, assets, liabilities and capital will only go to balance sheet. Assets, liabilities and capital will only go to balance sheet. भाई एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का ट्रेडिंग P&L से कोई काम है क्या? उनका उनसे कोई रिश्ता तो है नहीं। तो जो भी आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो सारे के सारे, उसमें जो एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी रिलेटेड आइटम है वो आपके बैलेंस शीट पे आने हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखो, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, expenses and losses and incomes and gains will only go to trading or profit and loss account, will only go to trading or profit and loss account, that is those items which are given inside the trial balance। उनकी बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में हमने कहा कि वो किसी एक ही जगह को हिट कर सकते हैं, या तो ट्रेडिंग P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सॉरी बैलेंस शीट को। दूसरे में हमने लिखा कि उसमें से भी जो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी है दैट वुड ओनली गो टू बैलेंस शीट। और तीसरे में हमने बताया कि एक्सपेंस, लॉस एंड इनकम्स एंड गेन्स विल ओनली गो टू ईदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि ये 5 हेड्स का वापस गेम आ गया कि आपको 5 हेड्स को क्लासिफाई करना है। ट्रेडिंग जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसकी, उसमें से 5 मेजर हेड्स के आइटम्स को क्लासिफाई करके अकॉर्डिंगली आप पुट करोगे। अब थर्ड पॉइंट में जो था वो था कि एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन्स हमें ट्रेडिंग P&L में डालना है। ट्रेडिंग में हम उसके डायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से डालेंगे, P&L में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से डालेंगे। सो दिस इज हाउ वुड यू क्लासिफाई द आइटम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स गिवन है वो इन 3 स्टेटमेंट्स में आप किस तरह डालोगे या किधर क्लासिफाई करोगे। द लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट देखो, द लास्ट पॉइंट इज items given outside the trial balance, items given outside the trial balance will go to 2 places, will go to 2 places, that may be either trading P&L या P&L balance sheet, trading balance sheet, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब ये क्या चीज है? ये वो आइटम है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। तो जो चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई है, तभी तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना। इफ देयर इज एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, दैट मींस दैट ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स, क्योंकि अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी होती तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस तक आता है। सो आइटम्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन एंटर्ड एज अ जर्नल इन योर बुक्स। और अब जब एंट्री करोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आएंगे, यानी कि 2 इफेक्ट्स होंगे,
right? There would be a debit and there would be a credit to that transaction. फिलहाल in this chapter we just have one example, that is closing stock. इस पूरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. अगला चैप्टर पूरा का पूरा फोर्थ पॉइंट पे डिपेंडेंट होगा. फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता, बाहर गिवन होता. और अभी अभी हमने इससे पहले उसकी एंट्री डिफाइन की, इट्स क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे आया और दूसरा ये यहां पे दिख रहा है. ये जो यहां पे इन्वेंट्री लिखते हो ये कौन सी इन्वेंट्री है, यहां पे जो स्टॉक लिखते हो ये कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है. बट ऑब्वियस क्योंकि ये जो बैलेंस शीट बनेगी ये एट अ पर्टिकुलर डेट बन रही है और वो डेट क्लोजिंग डेट है. बात समझ में आ रही है? सो यू जस्ट हैव वन एग्जांपल, यू मे सी दैट इफ यू हैव क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि एट द एंड एकदम आखिर में तुम्हें वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखते हैं जो कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. जो क्वेश्चंस आप देखोगे उन सभी क्वेश्चंस में इस चैप्टर में एंड में दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. सो दैट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है उससे अलग देते अलग से एकदम एंड पे. तो ये बात समझ में आ रही है? ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे ये चैप्टर पूरा का पूरा आराम से कवर किया जा सकता है. दैट इज नथिंग मच टू इट. ये क्लासिफिकेशन का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में कि कहां कौन सा आइटम जाएगा. ठीक है. अब दूसरी एक कहानी पे आओ कि जो हमने लिखा था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमने लिखा था क्या कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब वो एक पर्टिकुलर पीरियड का है, यानी कि एक साल की बात करें, क्वार्टर की बात करें. वेयर इज बैलेंस शीट में क्या लिखा हमने, बैलेंस शीट इज एज एट. तो एज एट का मतलब होता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट. And this is not an account. पहली बात ये समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लेजर, बट दिस इज नॉट अ लेजर, दिस इज अ स्टेटमेंट. इसका आपके अकाउंटिंग से कोई उधर वाले से रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है. ठीक है. एंड दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डेट. तो दिस इज अ पॉइंट सिस्टम कि एक ट्रांजैक्शन भी और हुआ तो ये बदल जाए. और ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा है कि एक और ट्रांजैक्शन होगा और ये कहानी बदल जाएगी आपकी. समझ रहे हो कहानी को? सो दिस इज द फंडा अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो ओवरऑल फॉर्मेट है वो क्या है. और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है. फर्दर इसके ऊपर जो सम्स हैं वो देखेंगे, नॉट इन दिस क्लास.